हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? दिखाई सुनाई दे रही हूँ? बताएं जल्दी से। दिखाई सुनाई दे रही हूँ मैं। ऑल क्लियर? ओके। तो आज कविता वाली यूनिट को फिनिश करेंगे आज की क्लास में। और शाम की क्लास में हम यूनिट 10 इकाई 10 शुरू करेंगे। तो जल्दी से सभी क्लास में आ जाएं और अपनी कॉपी पेन निकाल लें। पढ़ना शुरू करेंगे। कौन कौन है क्लास में? सिर्फ अंकिता, अंकिता और एसएस। बाकी बच्चे कहाँ हैं? नोटिफिकेशन गई है सबके पास? नोटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए शुरू करते हैं। और मुझे लग रहा है कि क्लास के नोटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं क्लास में। नो? ओके। नो है तो फिर चलते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। नागार्जुन को कल पढ़ रहे थे हम। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी जल्दी से सारी कविताओं को खत्म करेंगे जितनी भी अभी रहती हैं हमारी, और इस पीडीएफ में है जो। और शाम की क्लास में हम यूनिट 10 शुरू करने वाले हैं। ठीक है? और इकाई 10 को भी हम एक ही क्लास में खत्म कर देंगे, वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। एक एक क्लास में या फिर दो क्लासेस में, मतलब एक दिन में, है ना? शाम तक इसको शुरू करके
हो सकता है वो शाम में ही खत्म हो जाए, और ये भी हो सकता है कि अम, कल सुबह खत्म हो जाए। मोचीराम हमने पढ़ लिया था कल, और हम पढ़ रहे थे नागार्जुन। ओके मैम, कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो मैं पढ़ने के लिए देती हूँ आपको क्लास में, उसको आप पढ़ तो लेते हो ना, या फिर ऐसे ही छोड़ देते हो? अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका लॉस है फिर उसमें। सरस्वती पांडे की बुक में कुछ पढ़ने वाला नहीं है, वो आपको पढ़ाना, आपको खुद से पढ़ना है। पढ़ते हैं, ओके। जो सरस्वती पांडे वाली गाइड है वो वन लाइनर है, वो आपको खुद से पढ़नी, खुद से याद करनी है, ठीक है? वो आपके लिए है। वो आपके लिए शॉर्ट नोट्स हैं। अब शॉर्ट नोट्स भी मैं पढ़ाऊंगी क्या? नहीं ना। तो उसमें शॉर्ट नोट्स हैं, वो आपको खुद से ही पढ़ने हैं, ठीक है? उनको रोज पढ़ा करो, डेली। और दो चार बार उस किताब को पढ़ लो, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा काम, ठीक है? तो अभी शुरू करते हैं कालिदास कविता। तो सभी रेडी हैं? अपनी नोटबुक पेन निकाल लें, और एक स्माइल के साथ। आपको पता ही है क्या करना है। जल्दी से नोटबुक पेन। किस में गलतियां हैं? पीडीएफ में? पीडीएफ आपने देखी? पीडीएफ में थोड़ी, हाँ, थोड़ी छोटी छोटी एरर हो सकती है, क्योंकि मैं पढ़ाते टाइम थोड़ी जो एरर होती है उसको ठीक कर देती हूँ ना। तो जो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ उसमें हो सकती है थोड़ी एरर, लेकिन आपके समझने की है ना। आपकी समझने वाली एरर है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपकी समझ से बाहर है? ये बताइए मुझे। सरस्वती वाली बुक में, ओके। सरस्वती वाली बुक में नहीं है एरर, बहुत ज्यादा एरर नहीं है, मतलब उतना तो होता ही चलता है। मतलब दो चार 10 बातें होंगी उसमें ऐसी जो गलत हैं, बाकी बाकी तो सारी सही है वो। तो उसको पढ़ो आप बेझिझक होकर के। पूरी कविता, ठीक है, मैं पूरी कविता सेंड कर दूंगी। फ्रंट निकल आना है। इसका थर्ड पार्ट मैंने सेंड नहीं किया है। दो दो पार्ट मैंने आपको सेंड कर दिए हैं पूरे कविता के, दो पीडीएफ जो मेरे पास थी। तीसरा पार्ट मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, ये मैं आज की क्लास में भेज दूंगी। शाम की क्लास में हम यूनिट 10, इकाई 10 पढ़ेंगे। तो उसके लिए भी सभी अपने आप को तैयार करें। जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनको जल्दी से हम कवर करके फिर, वैसे तो अब सारी छोटी यूनिट बचती हैं, है ना? तो जल्दी जल्दी से कवर कर लेंगे, क्योंकि इकाई 5 और इकाई 2 हमारे पास बड़ी इकाइयां थी। और कुछ एक अभी, जैसे उपन्यास है। उपन्यास नहीं पढ़े ना अभी हमने। नाटक, मतलब नाटक पढ़ लिए हैं, कहानियां पढ़ ली हैं, निबंध और उपन्यास रहते हैं ना। तो निबंधों और उपन्यासों में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा हमें। तो देखते हैं उनको भी, है ना। पहले छोटी वाली जो यूनिट्स हैं उनको कवर करते हैं। तो कालिदास कविता देखते हैं अब जल्दी से, ठीक है? कल की तरह मुंह पे उंगली रख के सभी बैठ जाएंगे। और अगर कोई सवाल है किसी को तो अभी पूछ सकते हैं आप। उसके बाद आप सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। क्लास स्टार्ट नहीं हो रही मतलब? मतलब अभी आप क्लास में ही तो हो। क्लास क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? कितनी स्लाइड्स हो गई? एक भी नहीं हुई अभी। अभी कोई स्लाइड नहीं हुई है। एक मिनट मुझे दे जरा, मैं खुद कंफर्टेबल नहीं बैठी हूँ।
1 मिनट रुकना। चलिए अब ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मैम नहीं हो रही थी, नो कनेक्टिविटी लिखा रहा था। वो कई बार अच्छा बफरिंग भी हो रही थी। हम्म, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होती है ना, उस वजह से। गुड मॉर्निंग। एक तो बहुत ज्यादा जो लेट आते हैं बच्चे, वो जरा सुन लें कि टाइम से क्लास में आया करो। अभी आपका बिल्कुल कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए, है ना। तो मुझे भी टेंशन हो जाती कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, टेक्निकल इशू तो नहीं चल रहा है कि बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो जल्दी से आ जाया करो क्लास में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कालिदास कविता। नागार्जुन की कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में संकलित है। कालिदास कविता का सार देखते हैं। इस कविता में नागार्जुन संस्कृत के महाकवि कालिदास के माध्यम से कविता की रचना की बात करते हैं। कालिदास जी ने अपने काव्यों में जिन पात्रों की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव किया, उन्हीं पात्रों का उदाहरण नागार्जुन ने दिया है। कालिदास कविता का प्रथम अनुच्छेद रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। ध्यान रखेंगे, कालिदास जो कविता है उसका पहला अनुच्छेद रघुवंश या फिर रघुवंशम भी हो सकता है, क्योंकि ये संस्कृत का था। तो इसको रघुवंशम नाम भी आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा इस तरीके से, तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है ये। पहला प्रसंग रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। और कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। महाराज अज की पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक से में जिस तरह से आपने विलाप का चित्रण किया है, वास्तव में वह अज का विलाप था, या उनका दुख तुमने, यानी कि कालिदास को कह रहे हैं, तुमने अपने भीतर धारण किया था। तुम्हारा यह विरह वर्णन देखकर तो यही महसूस होता है कि मानो महाराज अज के आंसू नहीं होकर तुमने ही उसकी जगह आंसू बहाए हो। दूसरा प्रसंग है कुमार संभव महाकाव्य से। और पहला किसके उससे था? रघुवंशम से। दूसरा किससे है? कुमार संभव। ध्यान रखेंगे इसको, पहला किससे है? रघुवंशम से। दूसरा किससे है? कुमार संभव से, ठीक है। घृत मिश्रित सूखी समिधा समकाम देव जब भस्म भस्म हो गया, रति रोई या तुम रोए थे। इस प्रसंग में असुरों के वध हेतु शिवजी के पुत्र की आवश्यकता थी। सती के दाह के पश्चात शिवजी वैरागी होकर समाधि में लीन हो गए थे। इसलिए सभी देवताओं ने शिवजी की समाधि तोड़ने और उनके काम भावना को जगाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को शिवजी के पास भेजा। कामदेव ने शिवजी की तपस्या को भंग कर दिया, परंतु स्वयं उनके क्रोध के पात्र बन गए। शिवजी की तीसरी आंख से निकली ज्वाला में कामदेव के जलकर भस्म होने पर उनकी पत्नी का रुदन क्रंदन सुनकर क्या तुमने अपने आंसुओं से अपनी आंखें नहीं धोई थी? अर्थात रति के दुख का जो वर्णन तुमने काव्य में किया है, उसे पढ़कर तो यही कहा जा सकता है कि रति की पीड़ा को तुमने हृदय की गहराइयों तक अनुभव किया था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह आंसू रति के नहीं होकर तुम्हारे ही थे। तीसरा प्रसंग इसमें मेघदूत महाकाव्य का है। पहला रघुवंशम का, सॉरी, पहला जो है वो क्या,
हाँ, रघुवंशम। मुझे लगा मैं गलत बोल रही हूँ। पहला रघुवंशम, दूसरा कुमार संभव, ठीक है। पहला रघुवंशम, दूसरा कुमार संभव, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको आपको एक जगह ये नोट करना है। दूसरा कुमार संभव पर आधारित है, और तीसरा मेघदूत। उन पुरस्करावर्त मेघों का साथी बनकर रोया यक्ष की तुम रोए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि यक्ष की तरह पीड़ा को कालिदास ने भोगा था, तभी तो विरह काव्य लिख पाए थे। शिवजी की तीसरी आंख से निकली ज्वाला में कामदेव की जलकर भस्म होने पर उनकी पत्नी का रुदन क्रंदन सुनकर क्या तुमने अपने आंसू से अपनी आंखें नहीं धोई थी? अर्थात रति के दुख का जो वर्णन तुमने काव्य में किया है, उसे पढ़कर तो यही कहा जा सकता है कि रति की पीड़ा को तुमने हृदय की गहराइयों तक अनुभव किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह आंसू रति के नहीं होकर तुम्हारे ही थे। अच्छा, ये दोबारा से स्लाइड रिपीट हुई है। ओके। घृत मिश्रित सूखी समिधा समकाम देव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध होए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे? वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में शाम घन घटा, विदुर यक्ष का जन्म जब उछटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा। उन पुरस्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास तो सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियंवर तुम कब तक सोए थे? अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। ये वाली पंक्ति जो है, दो टाइप से है। एक तो बादल को घिरते देखा है, पढ़िए कविता, ये इसी में आएगी आगे, मतलब नागार्जुन की है वो, है ना। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी कविता कहीं से भी पंक्तियां उठा सकते हैं, उठाई जा सकती हैं। आगे की वट आगे नागार्जुन की कविता है, बादल को घिरते देखा है, और यहाँ पर भी नागार्जुन को ही हम पढ़ रहे हैं। अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियंवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। अगर मान लो ये वाली पंक्ति आपको पूछ ली जाए, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि हम ये कौन सी कविता की पंक्ति है और ये कौन सी कविता की है, ठीक है। कालिदास सच सच बतलाना, ये बादल को घिरते देखा है, ये कविता यहां से शुरू भी हो गई है। इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको मैं पीडीएफ में वो कर दूंगी, है ना। एक मिनट, हाँ, इसको मैं पीडीएफ में ठीक कर दूंगी। बादल को घिरते देखा है कविता, ये कविता नागार्जुन के कविता संग्रह युगधारा में, ये आपको याद रखना है, नागार्जुन के कविता संग्रह युगधारा में ये संकलित है। कहां पर कौन सी कविता संकलित है, आपको ये पता होना चाहिए। इस कविता में कवि ने बादल और प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि थे, आपको पता है। नागार्जुन और अज्ञे का नाम घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवियों में आता है, ठीक है। अज्ञे का भी, नागार्जुन का भी। तो ये घूमते थे काफी, यात्राएं करते थे। तो इनका और मतलब कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के नाम से इनको जाना जाता है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि अज्ञे के बारे में भी अगर आपको पूछ लिया जाए, तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ओके। उन्होंने बादल को घिरते देखा है कविता में अपने मानसरोवर यात्रा की स्मृतियों का वर्णन किया है। उन्होंने वहां छोटे छोटे ओस के समान बादलों, मानसरोवर पर अनेकों स्वच्छ और कल कल बहती हुई नदी झरनों को देखा। वहां पर आए हंस के झुंड को देखा, जो उमस और गर्मी से परेशान होकर आए थे। वे सब वहां पर खेलते हुए जीने का आनंद ले रहे थे। नागार्जुन ने वहां की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि सूर्योदय होने के उपरांत वहां दृश्य कैसे परिवर्तित हो जाता है। सभी पर्वत पहाड़ स्वर्ण कलश की आभा सा दिखाई पड़ते हैं। सॉरी। किसी प्रकार चकवा चकवी रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में वे दोनों अपना प्रणय कला छोड़ छेड़ते हैं।
उस सूक्ष्म और अनूठे अनुभव को कवि ने अपनी कविता में समाहित किया है। कवि ने उस हजारों फीट की ऊंचाई पर भी मृग को उस दिव्य सुगंध की खोज में भागते हुए देखा है, जिस कस्तूरी की सुगंध उसकी नाभि में ही होती है। तो ये पता होगा आपको कि जो कस्तूरी मृग होता है, जो हिरण होता है, तो उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है। उसको सुगंध उसकी आती रहती है, उसकी फ्रेग्रेंस, और वो भागता रहता है, ढूंढता रहता है कि कहां पर है ये। इस दृश्य को कवि ने साक्षात देखा है। कवि कहते हैं कि मानसरोवर आया, किंतु यहाँ पर ना अलकापुरी राज्य मिला, ना वह धनपति कुबेर का राजा, जो कालिदास ने अपनी विद्यात्मा को संदेश बादलों के द्वारा भेजा था। विद्योत्मा, वह बादल कहाँ है? शायद वह यहीं बरस गए होंगे। कवि यह भी कहते हैं कि हो सकता है कि यह बात उस कवि की कल्पना हो। जाने दो, वह कभी कवि की कल्पित होगी या था, मगर मैंने तो जो अपनी आंखों से देखा और महसूस किया वह वास्तविक है। आपस में लड़ते भिड़ते गरजते बरसते देखा है। यह मेरी कल्पना नहीं, साक्षात वर्णन है। कवि ने वहां के निवासियों और वहां के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ पर नदियां झरझर कलकल बहती रहती हैं, भोजपत्रों की कुटियां बनी हुई हैं, यहाँ पर रहने वाले सभी लोग सुगंधित फूलों के श्रृंगार किए हुए, इंद्रनील की माला पहने, शंख और सुंदर गालों पर कुंडल लटकाए, बालों का जुड़ा बनाए, रजत मणि जैसे सुगंधित मदिरा का पान किए लोग घूमते रहते हैं। लोहित चंदन की तिलपट्टी पर निर्विरोध बाल कस्तूरी आसन मुद्रा में बैठे हुए प्रतीत होते हैं, जो मृग की छालों पर आसन लगाकर बैठे हैं। यहाँ किन्नर किन्नरियों मदिरा के नशे में उन्माद होकर घूमते देखा है। किन्नर किन्नरियों को मैंने स्वयं बादलों को घिरते देखा है और महसूस किया है। अब कविता को भी देख ही लेते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को। मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों को गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों में आ आकर वापस पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तैरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको रात सारी रात बितानी होगी। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सत शत सहस्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो, वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानेल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इसकी पंक्तियां ध्यान देख लेना बस आराम से, तो ध्यान से पढ़ लेना। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देव दारु कनन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में
पान पात्र दाक्षास पूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की तृप्ति पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिर मदिरा ऋण आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन ने हिमाचल की उन्नत घाटी, देवदारू के वन और किन्नर किन्नरियों की दंत कथाएं होती हैं जो ऐसे ही प्रचलित होती हैं, मतलब सुनी सुनाई जो बातें होती हैं, दंत कथाओं को बादल के माध्यम से प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। मेघदूत यह संस्कृत के महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध खंड काव्य है, जिससे नायक यक्ष और नायिका यक्षिणी शाप के कारण अलग रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यक्ष मेघ को दूत बनाकर यक्षिणी के लिए संदेश भेजता है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। इस कविता में बादल का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, और आकर और श्यामल नील सलिल में अनुप्रास अलंकार है। अलंकारों का तो आपको पता ही होगा। मंद मंद और अलग अलग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और चकवा चकवी अंतरा तरुण में अनुप्रास है। कवि कल्पित में अनुप्रास है। गरज गरज में पुनरुक्ति प्रकाश है, और शत शत अपने अपने में पुनरुक्ति प्रकाश, निर्जन निर्झरणी और शंख सरो सुगढ़ गलिन में उपमा है। ठीक है, अकाल और उसके बाद देखते हैं। अकाल और उसके बाद कविता भी नागार्जुन की है। कवि नागार्जुन ने कविता की इन पंक्तियों में अकाल की भीषण स्थिति का चित्रण किया है। अकाल की स्थिति में अनाज के अभाव में मानव के साथ अन्य चीजों और जीवों की दयनीय दशा का वर्णन है। वे कहते हैं कि अकाल के कारण घर में अनाज नहीं रहने पर कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला और ना ही चक्की चली, जिससे लोगों की दशा बहुत पतली हो गई थी। भूख प्यास के कारण कानी कुतिया यानी पालतू जानवर भी खाना नहीं मिलने की उम्मीद में वहीं पड़ी रही। दीवारों पर छिपकलियां भी कीड़े मकोड़े की उम्मीद पर पहरा देती थी। उनकी हालत भी भूख से बहुत खराब हो गई थी। चूहा भी खाना नहीं मिलने के कारण पस्त हो रहे थे। अकाल के जाने के बाद घर में जब अन्न के दाने आए, तब घर में खुशी का माहौल शुरू हो गया। ऐसा लगने लगा मानो मृत इंसान वापस जिंदा हो गए हों। घर में कई दिनों के बाद चूल्हा जला, चक्की चली, आंगन के ऊपर से धुआं दिखाई देने लगा। अन्न की प्राप्ति से सभी की आंखों में चमक दिखाई देने लगी। कौवे भी भोजन मिलने की आशा में अपनी पंख खुजलाने लगे। इस तरह से वातावरण में खुशियां आ गई। ओके, तो यहां से कविता ये शुरू है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो ये देखने में बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें पूरा वर्णन किया हुआ है अकाल का और उसके बाद का। ठीक है, कि मतलब कैसे कैसे अकाल के समय हालत खराब थी, और जब जैसे ही अकाल खत्म हुआ और जैसे ही दाने घर के अंदर आए, तो कैसे सिचुएशन हो गई एकदम से। मतलब देखने में ये 8-10 लाइन की कविता है, लेकिन इसमें पूरा एक आपको पता है जब कोई भी विपत्ति आती है, जैसे कि अकाल है, तो वो एकदम से नहीं चला जाता है ना, टाइम लगता है। अभी देखो कोरोना आया था बीते दिनों में, तो कितना टाइम लग गया उसको जाने के लिए। तो इस तरह से अ, मतलब कोई भी विपत्ति अगर आती है तो एकदम से नहीं चली जाती है वो, है ना। तो इसमें क्या है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, कि मतलब चूल्हे पर खाना नहीं बन रहा है बहुत दिनों से, है ना। चक्की पे आटा नहीं पीसा जा रहा है कई दिनों से। तो बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही होता रहा। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, मतलब कानी कुतिया हमने पीछे भी देखा कि पालतू जानवर है। तो जो पालतू जानवर है वो भी क्या कर रहे हैं, अपने मालिक के पास 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 बैठे हुए हैं कि शायद कुछ खाने को हमें मिल जाए, है ना। इस आशा में, इस उम्मीद में कि हमें कुछ खाने को मिल जाए।
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। अब आपको पता है छिपकलियां दीवारों पर जो रहती हैं, चलती हैं, तो उनको भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है ना? और क्योंकि जब मनुष्य के पास खाने को नहीं है, अन्न ही नहीं है, तो किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है खाने के लिए। तो छिपकलियां भी देख रही हैं, दीवारों पर हैं, उसी भूखी हालत में। और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब चूहे भी कुछ भी, उनको चूहों को भी कुछ नहीं मिल रहा है खाने के लिए, क्योंकि पहले होता था तो वो कुछ भी खा लेते थे। अब उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है खाने के लिए, है ना? तो उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अब देखो, अब वो अकाल था उस समय, अब अकाल खत्म हो गया। अब क्या हो गया? दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद क्या हो रहा है? घर के अंदर दाने आए और मतलब लोगों को खाने को मिला। तो आगे लिखा है, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। और गांव में आपको पता है, लोग बाहर चूल्हा बना करके उसमें बाहर ही आग जलाते हैं गर्मियों के दिनों में। और मतलब गर्मी के कारण वो बाहर ही खाना बनाते हैं। तो बता रहे हैं कि धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। तो कई दिनों के बाद आग जली है चूल्हे में, और जब आग जली है तो धुआं, कई दिनों के बाद जब धुआं ऊपर उठा है, तो कितना अच्छा उनको लग रहा होगा उस समय, जब अकाल के बाद कई दिनों के बाद खाना बन रहा है और आग जल रही है, धुआं उठ रहा है ना? चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। तो मतलब कई दिनों के बाद सबकी आंखें चमक उठी है कि अब हमें खाने को मिल रहा है ना? इंसान को तो मिल ही रहा है, साथ में जो जीव जंतु है उनको भी मिल रहा है। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अब कौवे को भी बहुत दिनों से कुछ नहीं मिल रहा था। अब वो भी बहुत ज्यादा खुश है कई दिनों के बाद, अकाल के बाद, है ना? अकाल और उसके बाद का वर्णन है। अब इसमें सिर्फ अकाल के बाद का वर्णन नहीं है, या फिर अकाल का ही वर्णन नहीं है, अकाल का भी वर्णन है और उसके बाद का भी वर्णन है। अकाल और उसके बाद का, ठीक है? तो दोनों वर्णन इसमें किए हुए हैं। आगे है, ये वर्णात्मक काव्य है और गेय शैली में लिखा गया है। खुरदरे पैर देखते हैं, ये 1961 में लिखी गई कविता। इस कविता में कवि ने किसान, मजदूर और जनता के पैरों में फटी हुई बेवाइयों का वर्णन किया हुआ है। कविता को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि कवि को समाज के निम्न वर्ग से अत्यंत लगाव था। या यह कविता एक रिक्शे वाले की है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर चला जाता है। खुब गए दुधिया निगाहों में फटी बेवाइयों वाले खुरदरे पैर, धस गए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल गुट्ठल घट्टों वाले कुलिश कठोर पैर, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ पेंडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे, देर तक टकराए उस दिन इन आंखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बेवाइयां, खुब गई दुधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो रिक्शे वाला होता है, रिक्शे वाले का इसमें वर्णन किया गया है इस कविता में। तो जो रिक्शे वाला है वो अपने घर से बाहर जा रहा है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, और उसके पास और कोई काम नहीं है। वो बेचारा रिक्शा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, अपना गुजारा कर रहा है। तो कवि क्या वर्णन कर रहे हैं कि मतलब मेरी आंखों में उसके पैर, जब मैंने उसके पैर देखे, उसकी एड़ियां फटी हुई हैं, बिवाइयां फटी हुई हैं, मतलब आप भी कुछ इमेजिन कर पा रहे होंगे या फिर रिलेट कर पा रहे होंगे, आपने भी ऐसा सीन देखा होगा। तो वो वर्णन कर रहे हैं, कवि वर्णन कर रहे हैं, नागार्जुन वर्णन कर रहे हैं कि खूब गए, मतलब कि पूरी तरह से धंस गए। कि मतलब जब मैंने उसके पैरों को देखा, तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मतलब किस तरह से लोग मेहनत करते हैं, है ना? तो खूब गए दुधिया निगाहों में फटी बिवाइयों वाले वो खुरदरे खुरदरे पैर, जो मतलब कि वो पेंडल चला रहा है लगातार, कुसुम कोमल मन में गुट्ठल गट्ठों वाले कुलिश कठोर पैर, मतलब दे रहे थे गति। अब वो क्या कर रहा है, पूरा दिन पेंडल उसका चलाना पड़ रहा है रिक्शे का, रबड़ विहीन ठूंठ पेंडलों को चला रहे थे, एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र। तो मतलब रिक्शे में तीन पहिए होते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। कर रहे थे मात मात
त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को नाप रहे थे धरती का अनहद फासला घंटों के हिसाब से, मतलब कि पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, घंटों के हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। सॉरी। शासन की बंदूक। रचना काल 1966 है इसका। नागार्जुन की यह कविता आपातकाल के दिनों की है। आपातकाल इतिहास का केवल कालखंड ही नहीं है, बल्कि यह बेहया और खुदगर्जी वाले लोकतंत्र सत्ता का अधोपतन का एक दस्तावेज भी था। खड़ी हो गई चाप कर कंगालों की होक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे थे थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोवा मूक। धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला को, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो इसकी इजी है पंक्तियां, देख लेना। मनुष्य हूं कविता। मनुष्य हूं कविता का मूल विषय एक कवि द्वारा समाज की स्थितियों का चित्रण है। इस कविता में कवि ने अपने आप को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। मानव होने के कारण उनकी कल्पना भी कुंठित होती है, वह सर्जनात्मक से भी चुकता है। कवि होने के कारण शेष सृष्टि के साथ वह आत्म संबंध का अनुभव करता है। कवि भी मनुष्य होता है, इसलिए भी भौतिक इच्छाओं की चाह करता है। वह अपनी भौतिक जरूरतों के लिए संघर्षरत रहता है और संघर्ष से कविता का रूपांतर करता है। वह लौकिकता के माध्यम से लोकोत्तर को पाने का प्रयास करता है। कविता देखते हैं। नहीं कभी क्या मैं थकता हूं, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूं। मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया क्या ना कभी स्थगित होती है। हरे धान के स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निविड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूं। उरोहित सारथी है जिसका एकमात्र पहिया है, जिसमें सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए मुझको। नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देख कर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरु लता गुल्म भी बहुविधि। चंद्र सूर्य हैं, ग्रह गण भी हैं, शत सहस्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं। सब हैं इस पर, कालकूट भी यहीं पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं रखा पड़ा है। नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। आपातकाल कब था, मैं ये ना आपको शाम की क्लास में बताती हूँ। इसका इसके वो पूरी डिटेल है मेरे पास पड़ी, शाम की क्लास में बता दूंगी, अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। शाम की क्लास में मुझे याद करवा देना श्वेता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता कविता। मतलब कि इसके इसके साथ मेरे पास और भी पूरी इनकी डिटेल है कविताओं की, तो देख करके आपको बता दूंगी, है ना, अभी मुझे याद नहीं है। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बहाने करारा व्यंग्य किया है। यह कविता स्वतंत्रता पूर्व सन 1941 में लिखी गई थी, इसका समय याद रखना। निराला जी की बहुचर्चित सामाजिक व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है। कुकुरमुत्ता कविता की सही सही रचना, ठीक है, हमें तारीख से कोई लेना देना नहीं, 1941 याद रखना बस। इसका सामान्य अर्थ यह हो सकता है कि उक्त तिथि को निराला जी ने इस कविता को अंतिम रूप दिया होगा। कविता का पूर्वार्ध अगले महीने हंस मई 41 पत्रिका में छपा था, मतलब कि हंस पत्रिका में मई महीने में और 1941 में, ठीक है।
कुकुरमुत्ता के अब तक 3 संस्करण हो चुके हैं। पहला संस्करण युग मंदिर मंदिर उन्नाव से, दूसरा संस्करण श्री राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से और तीसरा संस्करण किताब महल इलाहाबाद में छपा था। युग मंदिर उन्नाव के संस्करण में भूमिका के नीचे निराला जी के हस्ताक्षर के साथ 4642 प्रकाशित तिथि दिया हुआ था। इसके अलावा भी इसी संस्करण में कविता के नीचे दिया हुआ था ये डेट। कुकुरमुत्ता के इस पहले संस्करण में कुकुरमुत्ता के अलावा 7 और भी कविताएं शामिल हैं। गरम पकौड़ी, देखो निराला की जो जो कविताएं हैं इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं। गरम पकौड़ी, प्रेम गीत, रानी और कानी, खजोहरा, मास्को डायलॉग्स और स्फटिक शिला और खेल। तो ये इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कविताएं हैं जो आपको हर जगह नहीं मिलती हैं, ये है ना, बस एग्जाम में मिलती हैं। तो ये वाली कविताएं आपको अब पांडे वाली में भी नहीं मिलेंगी, यहां से इनको नोट कर लेना। इन सभी कविताओं में सिर्फ खजोहरा को छोड़कर शेष सभी कविताओं के नीचे तिथि दी हुई है। इससे यह विदित होता है कि ये सभी कविताएं 1939 से 42 के बीच में लिखी गई होंगी। इस प्रकार कुकुरमुत्ता का पहला संस्करण एक कविता संग्रह है। तो मतलब कुकुरमुत्ता जो है वो कविता संग्रह है और पहला इसका जो संस्करण है उसकी बात कर रहे हैं। यह कविता 2 खंडों में है। पहले खंड में कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग्य करता है। कुकुरमुत्ता क्या है ये आपको पता है। दूसरे खंड में गोली की मां ने नवाब की बेटी बहार को अपनी हमजोली बनाया। कुकुरमुत्ते का कबाब बहुत पसंद आया। कविता में कुकुरमुत्ता श्रमिक, सर्वहारा, शोषित वर्ग का प्रतीक है। ये आपको याद रखना है कि कुकुरमुत्ता प्रतीक किसका है, ठीक है। तो कुकुरमुत्ता जो है वो श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग, शोषित वर्ग का प्रतीक है और गुलाब सामंती, पूंजीपति और वर्ग व्यवस्था का प्रतीक है। ये प्रतीक आपको पता होने चाहिए। निम्न जाति मशरूम, हाँ, कुकुरमुत्ता जो है मशरूम को कहा जाता है ना, मतलब कि मशरूम की तरह ही जो होता है वो छत्ता, शोषित वर्ग का। ये यहाँ पर पूरा इसको नोट कर लेना, ये कौन किसका प्रतीक है। कुकुरमुत्ता जो है वो श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग, शोषित वर्ग है ना, मतलब कि जो श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, सर्वहारा है और शोषित वर्ग है ना, जिसका शोषण किया जा रहा है मतलब। और जो गुलाब है वो सामंती और पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। कुत्ते को समझ रहा था, हाँ पहले सभी कुत्ते को ही समझते हैं अगर पता ना हो तो। कविता का अर्थ है, एक कविता का अर्थ देखते हैं थोड़ा सा। एक नवाब साहब थे, उन्होंने अपने बगीचे में लगवाने के लिए फारस से गुलाब मंगवाए और उस गुलाब को अन्य फूलों के साथ लगवा दिया। बगीचे की देखभाल करने के लिए कई माली और नौकर नियुक्त किए गए। सारा बाग बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार किया गया। बाग में सुंदर क्यारियां बनाई गई थी। उस बाग में क्यारियों में गुलाब के अतिरिक्त बेला, गुलशबो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलिनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुलखैरू, गेंदा, गुलदाउदी, निवाड़, गंधराज, गुल अब्बास आदि फूलों के अलावा अनेक फलों के वृक्ष भी थे। तो यहाँ पे बहुत सारे फूलों के नाम बता रखे हैं, है ना। जब फूलों के फूलने का मौसम आया तब फारस से लाया हुआ गुलाब का पौधा फूलों से लड़कर खिल गया। फारस से लाया मतलब कि फॉरेन से, है ना। अब क्या हुआ, गुलाब का पौधा फारस से लाया, बाहर से लाया और फूलों से लड़कर के वो खिल गया गुलाब। उसमें समूचे बाग के अन्य फूलों की शोभा मंद पड़ गई। अब वो इतना सुंदर था कि जितने भी फूलों के नाम पीछे लिखे हैं उन सबकी शोभा जो है वो फीकी पड़ गई। उसी के पास स्थित पहाड़ी की गंदगी में एक कुकुरमुत्ता सिर उठाकर खड़ा था और गुलाब को धत्ता बताते हुए उससे कहने लगा, अबे, अबे होगा, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, दिख तो रही है ना आपको ये ब्लू कलर में, कोई प्रॉब्लम।
इसका कलर चेंज कर दूंगी, वैसे पीडीएफ में दिख जाएगा वैसे तो। अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, है ना। तो कौन बोल रहा है? कुकुर मुत्ता बोल रहा है उसको, सिर उठा करके, यानी कि जो मशरूम की तरह जो पौधा होता है, जो तूने खुशबू और ये रंग पाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर पूरे बगीचे में वही लग रहा है, दिख रहा है, ओके। तो पूरे बगीचे में सबसे ज्यादा इतने सारे फूलों के नाम देखे हमने, उन सब में सबसे ज्यादा सुंदर गुलाब ही लग रहा है। तो बता रहे हैं कि मतलब कुकुरमुत्ता कह रहा है व्यंग्य करते हुए, मतलब कि व्यंग्यात्मक कविता है तो कवि ने व्यंग्य किया हुआ है ना। पूंजीपति व्यवस्था पर व्यंग्य किया हुआ है कि मतलब गुलाब जो है वो पूंजीपति व्यवस्था का प्रतीक है, हमने पीछे अभी देखा। तो व्यंग्य किया है उस व्यवस्था पर कि भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाल का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। मतलब यहाँ पर गुलाब जो है वो पूंजीपतियों का प्रतीक है, ध्यान देंगे। और कुकुरमुत्ता सर्वहारा अर्थात गरीब और शोषित वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता गुलाब को ताना मारते हुए कहता है कि तूने पूंजीपतियों के समान दूसरों का खून चूसा है। तो पूंजीपति क्या करते हैं? अपनी दूसरों की संपत्ति अपनी हो जाए, अपनी हो जाए, और हमारे पास बहुत सारा हो जाए, है ना, और हम सबसे ज्यादा अमीर कहलाए जाएं। खून चूसा है तूने, तब तुझे यह खुशबू और रंग और आभा प्राप्त हुई है। आभा, चमक। ना जाने कितने नौकरों व मालियों ने तेरी देखभाल की होगी, है ना। मतलब जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनकी तो देखभाल करनी पड़ती है ना। तो ना जाने कितने नौकरों ने, कितने मालियों ने तेरी देखभाल की होगी। इतना होने के बावजूद भी तेरे में कांटे हैं। मतलब कि बेशक कि गुलाब का फूल बहुत सुंदर है ना, लेकिन फिर भी तेरे अंदर मतलब तुझ में कांटे तो है ना। चाहे वो तू जितना मर्जी सुंदर हो, है ना, तो चुभता तो है ना लोगों को। तेरे पास जो भी आता है उसे तुझसे कष्ट ही कष्ट मिलता है। तेरा व्यवहार तो उन पूंजीपतियों की तरह है जिससे कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता। तू बड़े बड़े लोगों, राजाओं और अमीरों का प्यारा है। ऐसा होता है ना, ज्यादा अमीर लोग बहुत प्यारे होते हैं किसी किसी के। तू कभी साधारण वर्ग के साथ घुल मिल नहीं सकता। यहाँ कविता में कवि ने गुलाब के बहाने पूंजीपतियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कुकुरमुत्ता नितांत उपेक्षित सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है जिसे अपनी हीनता के बोध होने से पूंजीपति जैसे गुलाब से घृणा है। निराला जी ने कविता में एक जगह अत्यंत तीखे अंदाज में लिखा है, तू हरामी खानदानी रोज पड़ता रहा पानी। मतलब रोज सिंचाई हो रही थी फिर भी तू वैसा ही रहा। कुकुरमुत्ता व्यक्ति है जो मुंह उठाकर खड़ा है, उसे उगाया नहीं जाता है, वह तो स्वयं ही उग जाता है। अर्थात गरीब और शोषित व्यक्ति तो अपने संसाधनों पर ही जीवित है, वे कभी किसी का शोषण नहीं करते हैं। कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है कि तू तो बनावटी है, मैं असली हूं। कुकुरमुत्ता अपनी उपयोगिता बताते हुए अपने को कई रूपों में प्रक्षेपित करता है। अब कुकुरमुत्ता अपने आप को असली क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको तो उगाया नहीं गया, वो खुद से उगा है। मतलब आपको पता है जो मशरूम की तरह एक छत्ता होता है वो कहीं भी जंगल में अपने आप से उग जाता है ना। वह अपने को छाता बताता है। जब दो कुकुरमुत्ता मिल जाए तो शिव जी का डमरू बन जाता है। अगर उल्टा कर दिया जाए तो माता यशोदा की मथानी बन जाती है। कुकुरमुत्ता अपने को सर्वव्यापक बताता है। कुकुरमुत्ता के माध्यम से सर्वहारा वर्ग के आत्मसम्मान को अभिव्यक्त किया गया है। आज भी साधारण लोग हम्म कुकुरमुत्ता ने प्रगतिवादियों पर भी व्यंग्य करते हुए कहा है कि बहुत लोग असंगत बातें लिखकर कहीं ईंट कहीं रोड़ा जोड़कर अपने आप को टीएस इलियट समझने लगते हैं। निराला, क्या है वो पंक्ति, टीएस इलियट को दे मारा, मतलब कुछ ऐसे ऐसे करके एक पंक्ति है, देखेंगे उसको रिवीजन टाइम में। निराला अपने साहित्यिक मित्रों से भी अत्यंत खिन्न थे। इसी खिन्नता की अभिव्यक्ति उन्होंने यहाँ पर की है। कवि कहना चाह कहता है कवि कहता है कि गुलाब कांटों से घिरा हुआ है जिसके कारण वह सामान्य वर्ग से कटा हुआ है। कविता में कुकुरमुत्ता शोषित वर्ग होने के बावजूद भी स्वाभिमानी प्रतीत होता है। एक दिन नवाब की बेटी बहार कुकुरमुत्ता की सब्जी
बहार ने जब कुकुरमुत्ता की सब्जी खाई तो उसे बहुत पसंद आई। नवाब ने तुरंत माली को कुकुरमुत्ता लाने का हुक्म दे दिया, किंतु माली ने कहा कि अब ताजा कुकुरमुत्ता नहीं है। यदि आप कहें तो गुलाब लेकर आऊं? माली की बात सुनकर नवाब गुस्सा होकर बोले, जहां गुलाब उगे थे वहां कुकुरमुत्ता उगा दो। माली ने कहा, हुजूर, कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जा सकता, उसका कोई बीज नहीं होता, वह तो स्वयं ही उग जाता है। गुस्सा आया, कांपने लगे नवाब, बोले, चल गुलाब जहां थे उगा। सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। बोला माली, फरमाए मा, फरमाए माफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। कुकुरमुत्ता निराला जी की सामाजिक चेतना एवं प्रयोगशील प्रवृत्ति को निरूपित करने वाली कविता है। कुकुरमुत्ता की कुछ पंक्तियां, मतलब कुकुरमुत्ता पूरी कविता है, थोड़ी सी लंबी है, तो मैं पूरी नहीं पढ़ूंगी इसको, आप पूरी पढ़ लेना, ठीक है। एक थे नवाब, फारस से मंगवाए थे गुलाब। अब आपको पूरी स्टोरी पता चल गई है क्या है ना? अब आपको इजी हो जाएगा इसको समझने के लिए। एक थे नवाब, फारस से मंगवाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मनहर लग रहा था। मनहर मतलब मनोहर लग रहा था। एक सपना जग रहा था सांस सांस पर, तहजबी की गोद पर तरतीब की, क्यारियां सुंदर बनी चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहां लग रहे थे खुशनुमा, बेला गुलशबो चमेली कामिनी, जूही नरगिस रात रानी कमलिनी, चंपा गुल मेहंदी गुल खैरू गुल अब्बास, गेंदा गुलदाउदी निवाड़ गंधरास, और किरने फूल फवारे कई, रंग अनेको सुर्ख धनी चंपई, आसमानी सब्ज फिरोज सफेद, जर्द बादामी बसंत सभी भेद, फूलों के भी पेड़ थे आम लीची संतरे और फालसे, चटकती कलियां निकलती मृदुल गंध, लग कर हवा चलती मंद मंद, लगे नहीं होगा, गले लग कर होगा, है ना? या ऐसी ही होगा, वैसे कविता तो सही है। चहकती बुलबुल मचलती टहनिया, बाग चिड़ियों का बना था आशियां, साफ राह सरादानों और दूर तक फैले हुए कुलछोर, बीच में आराम गाह दे रही थी बड़प्पन की था, कहीं झरने कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन नकली कहीं झाड़ी, आया मौसम खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोब उदा, वही गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। ये वाली पंक्तियां तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता है। ये क्या है? कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम, हाथ जिसके तू लगा पैर सर रखकर वो पीछे को भागा, औरत की जानी मैदान या छोड़कर, तबीले को टूट जैसे तोड़कर, सॉरी, तबीले को टट्टू जैसे तोड़कर, शाहो राजो अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारण से तू रहा न्यारा, वरना क्या तेरी हस्ती है पोष तू, कांटों से ही कांटों ही से भरा है यह सोच तू। ये इसको भी देख लेना। कली जो चटकी अभी सूख कर कांटा हुई होती कभी, ये ध्यान रखना कि वरना तेरी अ, हस्ती है पोष तू, कांटों से ही भरा है सोच तू, है ना? ये वाली पंक्तियां देख लेना। रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी, चाहिए तुझको सदा मेहरू निस्सा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दिशा, बहाकर ले चले लोगों को नहीं कोई किनारा, जहां अपना नहीं कोई भी सहारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट में डंड पेले हो चूहे, जबां पर लफ्ज प्यारा, देख मुझको मैं बढ़ा 1.5 बलिश्त और ऊंचे पर चढ़ा, और अपने से उगा में बिना दाने का चुगा में। इसको भी देख लेना, ये भी मैंने कहीं देखी है पंक्तियां, तो ध्यान से। कलम मेरा नहीं लगता मेरा जीवन आप जगता, तू है नकली मैं हूं मौलिक, तू है बकरा मैं हूं कौलिक। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। वो उसको नकली बता रहा है और अपने आप को असली बता रहा है। तू रंगा और मैं धुला,
पानी में पानी में तू बुलबुला, तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरते से उभारा। तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक की एक की दो तीन मैंने गुन सुनाकर, एक की दी तीन मैंने गुन सुनाकर। काम मुझ ही से सदा है, शेर भी मुझसे गधा है। चीन में मेरी नकल छाता बना, छत्र भारत का वही कैसा तना। देखो ये वाली पंक्तियां भी बहुत बार पूछी गई हैं। काम मुझसे ही सदा है, शेर भी मुझसे गधा है। ये वाली पंक्तियां काफी बार पूछी गई हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। उसके बाद सब जगह तू देख ले आज का फिर रूप पैराशूट ले। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूं, काम दुनिया में पड़ा जो वक्र हूं। उलट दे मैं ही जसोदा की मधानी, और लंबी कहानी सामने लाकर मुझे बेड़ा, देख कैंडा तीर से खींचा धनुष में राम का। काम का पड़ा कंधे पर हूं, हल बलराम का। सुबह का सूरज हूं मैं ही, चांद में ही शाम का। कल जुगी में ढाल, नाव का मैं तला नीचे और ऊपर पाल। मैं ही डांडी से लगा पल्ला, सारी दुनिया तोलती गल्ला। मुझसे कल्ला, मेरे उल्लू मेरे लल्ला। कहे रुपया या अधन्ना, हो बनारस या नयवन्ना। रूप मेरा मैं चमकता, गोला मेरा ही बमकता। लगाता हूं पार मैं ही, डुबाता मझधार में ही। डब्बे का मैं ही नमूना, पान में ही मैं ही चूना। मैं कुकुर मुत्ता हूं पर बेंजाइन वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे। ओ ओम फलस और ब्रह्मा वर्त, वैसे ही दुनिया के गोले और पर्द। जैसे सिकुड़न और साड़ी, ज्यों सफाई और माड़ी। ठीक है, अब कितनी रह गई है, और ये काफी है। अभी इसका दूसरा खंड भी है। ठीक है, ये आप खुद से पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कविता की पंक्तियां भी पूछी जाती हैं, और अर्थ तो चलो आपको क्लियर हो ही गया है। जूही की कली को देखते हैं, टाइम क्या हो गया है। जूही की कली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1920 ईस्वी के आसपास लेखन कार्य आरंभ किया था। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला जी की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली, जिसका रचना काल 1916 ईस्वी बतलाया था, वस्तुतः 1921 में लिखी गई तथा 1922 में पहली बार प्रकाशित हुई। तो ये तो बता रहे हैं कि 1920 में इन्होंने लिखना शुरू किया था, और मतलब कि इसका समय तो 1916 दिया हुआ है, बट 1921 में ये लिखी गई थी, तो आपने 1916 ही इसका समय मानना है, ऐसे चाहे जो भी दिया हो। ठीक है, 1916 ही है जो ही की कली का। हो सकता है कि 1916 में ही लिखी गई हो और बाद में प्रकाशित हुई हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें समय 1916 ही मानना है। ठीक है, जूही की कली का। इस कविता में कवि ने जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया है। नायिका जूही की कली और नायक पवन। ठीक है, नायिका है इसमें जूही की कली, यानी कि जूही फूल है, उसकी जो कली है वो नायिका है। और पवन यानी कि हवा, हवा जो है मतलब कि मेल मेल रूप में दिखाया गया है, पुरुष के रूप में पवन को। ठीक है, अगर हम हवा बोलते हैं तो वो तो फिर महिला के रूप में हो गई ना, फीमेल, स्त्रीलिंग। और पवन जो है वो पुल्लिंग के रूप में यहां दर्शाया गया है। तो नायक पवन है और जूही की कली जो है वो नायिका है। ठीक है, नायक पवन अपनी नायिका जूही की कली को छोड़कर दूर मल्यागिरी पर्वत पर चला गया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, और मतलब इसकी स्टोरी अगर हमें पता चल जाएगी तो हम कविता को पढ़ने में हमें आसानी हो जाएगी। कवि निराला जी कहते हैं कि जूही की कली विरह में पीड़ित नायिका का रूप है, जो अपने प्रेमी पवन के विरह में तड़प रही है, जो उसे छोड़कर दूर मल्यागिरी पर्वत पर चला गया है। वह अपने प्रेमी के स्वप्न में ही खोई रहती है कि कब उसका प्रेमी आएगा और उन दोनों का मिलन होगा। दूर मल्यागिरी पर्वत पर गए उसके प्रेमी पवन को भी अपनी नायिका की याद आती है। वह अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए तड़प उठता है, और वह अपनी प्रेयसी जूही की कली से मिलने के लिए चल पड़ता है। जब वह अपनी प्रेयसी के पास पहुंचता है तो उसकी प्रेयसी जूही की कली उसके सपनों में खोई निश्चल आंखें मूंद पड़ी है। उसे अपने प्रेमी के आने की कोई सुध-बुध नहीं है, और वो अपने प्रेमी के स्वागत में नहीं उठती है। इसे देखकर उसे उसके प्रेमी को लगता है कि जूही की कली को उसके आने से कोई हर्ष नहीं हुआ है। पवन क्रोधित हो जाता है।
फिर पवन क्रोधित होकर अपने झोंकों को तेज गति से चलाने लगता है, जिससे जूही की कली के कोमल तन पर आघात लगता है और वह हड़बड़ा कर उठ जाती है। तब अपने सामने अपने प्रेमी पवन को देखकर वह हर्ष से उल्लासित हो उठती है और फिर दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों का मिलन हो जाता है और दोनों प्रेमी प्रेमिका प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। तो इस कविता को आपको पता है, इस कविता को जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का इस पर आरोप लगा करके इन्होंने सरस्वती में छपने से इसको मना कर दिया था। पता होगा आपको, मैंने बताया भी है कई बार। देखते हैं इसको। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली दृग बंद किए निश्चल पत्रांक में, वासंती निशा थी विरह मधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़ने से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन कुंज, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने ही केली कली खिली साथ सोती थी। जाने कहूं कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल बोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंक्यम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, कपोल मतलब गाल। चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर पेर, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुखी हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। मतलब ये इसकी लास्ट पंक्तियां हैं। ओके। सरोस्मृति, सरोस्मृति हिंदी में अपने ढंग का एकमात्र शोक काव्य है, शोक गीत भी कह सकते हैं इसको। कवि निराला द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है। विराग भाव से के बीच नीति, श्रृंगार और कभी कभी व्यंग्य और हास्य मूलक पूर्ण प्रसंगों को पिरोना इनकी अनोखी विशिष्टता है। यह अपने ढंग की अकेली कविता है जिसमें निराला का अपना जीवन भी आ गया है। सरोज स्मृति कवि ने अपनी प्रिय पुत्री सरोज के बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को बड़े प्रभावशाली ढंग से अंकित किया है। इसमें कवि ने सरोज की बाल्यावस्था एवं तरुणाई के बड़े ही मार्मिक और पवित्र चित्र अंकित किए हैं। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ ना कर पाने की अकर्मण्यता का बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों में कवि की वेदना व जीवन संघर्ष साफ झलकता है। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। दुखी जीवन की कथा रही। मैंने ये बताया था ना इसको, इन पंक्तियों के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा नहीं पढ़ाई है ना आपको मैंने, देखते हैं उसको शाम की क्लास में कर लेंगे, अगर अभी नहीं हुआ तो। वो वाली इंपॉर्टेंट कविता है, पढ़नी पड़ेगी। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नयनों के से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति, श्रृंगार रहा जो निराकार रहे, कविता में उच्छ्वासित धार। ठीक है, ये कविता आपने पढ़ी होगी, एमए में तो पढ़ी होगी ना, नहीं पढ़ी होगी तो आपको पढ़नी पड़ेगी है। ठीक है, और लंबी कविता है, छोटी नहीं है, इसके लिए इसको पढ़ लेना। कवि निराला की बेटी का नाम सरोज है, जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। कवि दुखी होकर अपने विवाह के क्षणों को याद करते हुए कहते हैं कि तेरा विवाह, उसके विवाह के क्षणों को, ठीक है, उसका विवाह हो गया था ना, तो कहते हैं कि तेरा विवाह बिल्कुल नए रूप में मैंने देखा था, तुझ पर कलश का शुभ्र जल गिराया जा रहा था, तो उस समय मुझे देखती हुई मंद मंद हंस रही थी, तेरे होठों पर बिजली जैसा कंपन था, तेरे हृदय में प्रियतम की सुंदर छवि झूल रही थी, जिसे अभिव्यक्त करना मेरे लिए असंभव नहीं था।
लेकिन वह तेरे श्रृंगार के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था। तेरे झुके हुए नेत्रों से प्रकाश फैल रहा था और तेरे होंठ कांप रहे थे। शायद तू कुछ कहना चाहती थी, या माँ का अभाव तुझे दर्द दे रहा होगा, क्योंकि जो निराला थे उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी पहले, और उनकी बाद में बेटी थी एक, और बेटी की भी मृत्यु हो गई थी, तो वो अकेले ही रह गए थे। तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन के दुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी। निराला की पुत्री के विवाह के समय उसका श्रृंगार उनकी पत्नी के निराकार स्वरूप का स्मरण करा रहा था। पत्नी का वह श्रृंगार ही कविता में अभिव्यक्त हो रहा है। कविता का यह रस मेरे प्राणों में प्रिया के साथ बिताए हुए राग रंगों को भर रहा है। वह अत्यंत सुंदर रूप मानो आकाश स्वर्गलोक से उतरकर पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतर आया हो। पुत्री का विवाह संपन्न हो गया था। कोई आत्मीय जन भी नहीं था, क्योंकि किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। घर में दिन रात गाए जाने वाले विवाह के गीत भी नहीं गाए गए थे। पुत्री के विवाह की चहल पहल में कोई दिन रात ही नहीं जागा। अत्यंत साधारण तरीके से उसका विवाह संपन्न हो गया था। एक प्यारा सा शांत वातावरण था, और इस मौन में ही एक संगीत लहरी थी जो एक नवयुगल के नवजीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक थी। कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तेरी माँ के अभाव में माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी मैंने ही दी थी। विवाह के बाद तेरी पुष्प शैया भी स्वयं मैंने ही सजाई थी। कवि के मन में ख्याल आया कि जिस प्रकार कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला माँ विहीन थी, इसी प्रकार मेरी पुत्री सरोज है। किंतु उस घटना और इस घटना की स्थिति में अंतर है। शकुंतला की माता उसे स्वयं छोड़कर गई थी, किंतु सरोज की माँ को असमय ही मौत ने अपने आगोश में ले लिया था। विवाह के कुछ दिन बाद ही तू खुशी के साथ नानी की प्रेममयी गोद पाने के लिए ननिहाल चली गई थी। वहां पर मामा मामी ने तुझ पर प्यार रूपी जल की अपार वर्षा की थी। तेरे ननिहाल वाले हमेशा तेरे सुख दुख में निहित रहे, वे हमेशा तेरे हित साधन में लगे रहे। तो वही कली के रूप में खिले स्नेह से वहां पली वही की लता बनी, और अंतिम समय में तूने मृत्यु का वरण भी वही किया था। तो आपको पता होगा कि सरोज को जो है उसकी नानी ने पाला था, और शादी के समय उसकी नानी ने कहा था, निराला जी को कहा था कि इसको ले जाओ और इसकी शादी आप अपने घर पर जाकर करो। तो निराला जी ने इनकी शादी करवाई थी अपनी बेटी की। कवि निराला भावुक होकर कहते हैं कि हे पुत्री, तू मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। मेरे दुख जीवन की कथा मेरे सॉरी दुख मेरे जीवन की कथा रही, जिसे मैंने अब तक किसी से नहीं कहा। उसे अब आज क्या कहूं। मुझ पर कितने ही वज्रपात हो, अर्थात कितनी ही भयानक विपत्तियां आए, चाहे मेरे समस्त कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाएं जैसे सर्दी की अधिकता के कारण कमल पुष्प नष्ट हो जाते थे, लेकिन यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं विपदाओं को मस्तक झुकाकर सहज भाव से स्वीकार कर लूंगा। तो मतलब काफी ज्यादा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, और नेचुरल सी बात है कि वाइफ की डेथ हो गई थी, फिर बेटी की भी डेथ हो जाती है। जवान बेटी है, अभी 18-19 साल की थी वो। और मैं अपने रास्ते में से नहीं हटूंगा, कवि अंत में कहता है। मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा दुख देखे अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ में सिर्फ परिवार का ही दुख नहीं था, कवि समाज में भी इनको बहुत दुख दिया गया, बहुत ज्यादा इनको दबाया गया और पीछे हटाने की कोशिश की गई, लेकिन ये उभर कर सामने आए, है ना। तो निराला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और जिन्होंने इनका विरोध भी किया था, यानी कि महावीर प्रसाद वेदी ने, तो महावीर प्रसाद वेदी का भी उतना नाम प्रसिद्ध नहीं है जितना निराला का है। कवि अंत में कहता है कि कि बेटी मैं अपने बीते हुए समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पित करते हुए तेरा तर्पण करता हूँ, अर्थात मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल तुझे मिल जाए। कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष प्रस्तुत हुआ है। मतलब इस पे भी बहुत सवाल लोगों ने उठाए थे, इस कविता पर भी, कि क्या जरूरत है मतलब अपनी स्टोरी को कविता में सुनाने की, मतलब क्या जरूरत है अपनी स्टोरी को दुनिया को बताने की। बट कवि जीवन है तो कवि जीवन में ये तो रहता ही है कि वो अपना दुख लोगों को ही बता सकते हैं ना, पाठकों को ही बता सकते हैं। तो लेकिन जिसने विरोध करना है उसने किया ही है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, पंक्तियों में कवि की वेदना साफ झलकती है। जागो फिर एक बार है इसमें आगे। क्या हुआ, थक गए हैं क्या? टाइम का पता नहीं चला।
इसमें तुलसीदास का उत्तरकांड है, ठीक है। इस वाली पीडीएफ में बस उत्तरकांड के बाद इसमें कुछ नहीं है। बांधो ना नाम इस ठाव। पढ़ना है आगे या चले? कहिए। इवनिंग में पढ़ा दो, और भी बोलो, पढ़ा दो। अच्छा, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, आप तो मुझे दुविधा में डाल रहे हो। सविता ने तो बोल दिया थैंक यू मैम, अब पीछा छोड़ो, बहुत हुआ। कितने लोग हैं क्लास में? 2-4 रिस्पॉन्स आते हैं बस। चलो चलते हैं फिर, शाम की क्लास में देख लेंगे इसको। शाम को हमारे पास टाइम कम होता है क्योंकि आपको जाना होता है फर्स्ट पेपर की क्लास में। सुबह तो हम ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं क्लास के लिए, है ना? क्योंकि अभी तो आपको कहीं नहीं जाना है। थोड़ा बचा है बस, हाँ थोड़ा तो बचा है, पर मुझे, मैं तो पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो अपना। ठीक है। तुलसी वाला उत्तरकांड तो आप खुद ही पढ़ लेना, बाकी इतना तो करवा ही सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम, नाइस क्लास। अच्छा, आप भी ये कह रहे हो पीछा छोड़ो? बहुत हुआ। उत्तरकांड आप खुद ही पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, है ना? मतलब इसका थोड़ी सी ये समरी जैसी, बाकी तो कर लोगे आप। मुझे नींद आ रही मैम, तो बेटा आप थोड़ा सा बाहर घूम लो ना। सोना नहीं तो नींद ही आनी है। जागो फिर एक बार, निराला की कविता। कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की यह कविता परिमल कविता संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। इस कविता में कवि ने भारत के अतीत का गौरवमय चित्रण किया है। इसी संदर्भ में कवि भारतीयों को जगाते हुए ये संदेश देते हुए कहते हैं कि जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण गान गाए, महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, सैंधव सुर तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहलाऊंगा। ध्यान रखना इसको कि कौन सी कविता की है। जिसने सुना, किसने सुनाया है यह वीर जन मोहन अति दुर्जय, संग्राम राग फाग का खेला रण 12 महीने में, शेरों की मान में आया है आज से यार, जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण तप त्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान, अमृत संतान तीव्र भेद कर, सप्ता वरण मरण लोक शोकाहारी पहुंचे थे वहां जहां आसान है सह सहस्त्र। जागो फिर एक बार, सिंगनी की गोद में छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अजान। ठीक है, इसकी समरी देख लेते हैं। कविता पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जागो फिर एक बार, शेरों की मान में आया है आज से यार। कविता में कवि भारत के अतीत की गौरव गाथा को स्मरण करते हुए देशवासियों को नई उत्साह और ओजस्विता को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे ऐतिहासिक परिवेश की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि भारत का अतीत बहुत ही गौरवशाली था। हमारे यहाँ के वीर युद्ध क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगाकर अमरत्व को प्राप्त हो जाते थे। ऐसे ही वीर योद्धाओं की गौरव गाथा का गुणगान करते हैं। यहाँ के समुद्र के विशाल नदियों और उनके तटों पर रहने वाले लोगों अर्थात सिंधु सभ्यता के लोगों ने भी अनेक बार गाया था। इसलिए जब जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया, तब तब यहाँ के वीरों ने चतुरंगी सेना के साथ उनका डटकर मुकाबला किया। इसी तरह जब विदेशियों ने आक्रमण किया, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने यह घोषणा की
कि सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। किसकी पंक्तियां ये? गुरु गोविंद सिंह की है, ध्यान रखना। सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, अर्थात जब तक सवा सवा लाख शत्रुओं पर अपने एक वीर को समर्पित नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने नाम को सार्थक नहीं मानूंगा। कवि कहते हैं कि वीर लोग इस राग को सुनकर और भी उत्साह से झूमने लगते हैं। इस राग से वीर योद्धाओं में 2 गुना शक्ति बढ़ जाती है, अर्थात शत्रु उन पर विजय नहीं पा सकते थे। गुरु गोविंद सिंह और उनके योद्धा 12 महीनों तक खून की होली खेलते थे। आज भी गुरु गोविंद सिंह जैसे शेर हैं, किंतु आज उन शेरों की मान में सियार घुस गया है इन्हें मारने के लिए। हे भारतीय वीरों, अब तुम जागो और सतर्कता के साथ उनसे सामना करो, उनका दमन करो। ओके अंकिता, सो जाओ आप। जहां आसान है सहस्त्रहार। ओके। कवि मातृभूमि की खातिर बलिदान होने वाले रिकॉर्डेड क्लास देख लेना बाद में, ठीक है। बलिदान होने वाले सिख वीरों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मुगलों के विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह जी ने जब सत श्री अकाल का घोष करते हुए युद्ध क्षेत्र में उतरे, तब उनके ललाट पर क्रोध रूपी आग की ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। उस धधकती हुई आग में काल भस्म हो गया था। तीनों गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तथा वैदिक, दैहिक और भौतिक, ये तीनों ताप भी भस्म हो गए थे। हे भारतवासियों, जिसके परिणाम स्वरूप तुम शत्रुओं से अभय हो गए हो, उस समय तुम मृत्यु को जीतने वाले देव शिवाजी के समान बन गए थे। तुम योग साधना के द्वारा 7 आवरणों को भेद कर तथा समस्त शोक से रहित होकर उस उच्चतम स्थान के अधिकारी बन गए थे, जहां पर सिद्ध योगी लोग सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहस्त्रदल कमल पर आसन लगाकर परमानंद में लीन हो जाते हैं। इसलिए तुम फिर से एक बार जाग कर उसे शौर्य का प्रदर्शन करो। इन मतलब स्मरण करो बार बार इन पंक्तियों में। ये वाली जो पंक्तियां हैं उनका पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कि इन पंक्तियों में कवि ने वीरों को वसुंधरा की दुहाई देकर देशभक्ति और ओजस्वी स्वर से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि इस तरह की शक्ति और साहस किसमें है कि जो शेरनी की गोद से उसके बच्चे को बलपूर्वक छीन सके, या क्या शेरनी जीते जी अपने बच्चे को छीनने देगी और वह चुपचाप बैठी रहेगी? अर्थात सिंगनी ऐसा तब तक नहीं होने देगी जब तक उसके प्राण रहेंगे। ठीक है, तो ये देख लेना। बांधो ना नाव इस ठाव, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटी जैसी कविता है। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, कविता निराला जी की अर्चना। अर्चना कविता संग्रह में संकलित है, ध्यान रखें। अर्चना का प्रकाशन 1950 में हुआ था। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु कविता में कवि डलमऊ के पक्के घाट पर गुंबद के नीचे बैठकर अपनी पत्नी को याद करके ये कविता लिखते हैं। कवि नाविक को अपनी नाव उस जगह पर बांधने के लिए मना करते हैं जिस घाट पर उनकी पत्नी नहाती थी, जिसे देखकर उनकी आंखें टिकी रह जाती थी। कविता में कवि अपनी प्रेम कहानी को प्रकट करते हैं। कविता में नायक की भावनाओं का चित्रण किया गया है। कवि नायिका के सौंदर्य को याद करते हुए नाविक से कहते हैं, हे बंधु, तुम अपनी नाव को इस ठाव यानी इस जगह पर मत बांधो। अगर तुम अपनी नाव को इस जगह पर बांधोगे तो सारा गांव तुमसे तरह तरह के प्रश्न पूछेगा। इसलिए तुम अपनी नाव को इस ठाव मत बांधो। यह वही घाट है जिस घाट पर मेरी प्रियतमा नहाया करती थी, मेरी आंखें उसे नहाते हुए निहारती थी। हम दोनों यहाँ मिला करते थे। वह हंसते हंसते बहुत कुछ कह देती थी, लेकिन अपने ही में वह रहती थी। वह सभी की सुनती थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहती थी। वह सभी का अत्याचार भी सहती थी और वह सबको मौका भी देती थी। हे बंधु, हे भाई, तुम इस ठाव अपनी नाव मत बांधो। अब ये कहते हैं, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट वही है जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर। आंखें रह जाती थी फंसकर, कंपते थे दोनों पांव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दांव बंधु। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। ठीक है, ये यहाँ पर पूरी हो गई है आपकी कविता। रामचरितमानस का उत्तरकांड है, इसके साथ आपको पूरा ये भावार्थ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, और तुलसी की रचनाओं के नाम हैं, उनका विषय है, विषय वस्तु है। तो ये सब आपको मैं करवा भी चुकी हूँ। दोहे दिए हुए हैं, श्लोक दिए हैं उसके, रामचरितमानस की, और उसकी अ, क्या है, व्याख्या भी है। ठीक है, तो देख लेना इनको।
और जो मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ दी हुई है ना, उसमें भी पूरा रामचरितमानस की व्याख्या दी हुई है। ठीक है, तो वो भी देख लेना। बाकी शाम की क्लास में मिलते हैं। निराला की एक कविता मैंने पढ़ानी है बस आपको अब, वो है राम की शक्ति पूजा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको मैं आपको पढ़ा लूंगी, मतलब कभी भी पढ़ा दूंगी, या शाम की क्लास में या फिर कल सुबह जब भी। इकाई 10 हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो शाम की क्लास में इकाई 10 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं शाम की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।